आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के छात्र की कथित तौर पर रैगिंग के कारण हुई मौत का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के एक दावे से एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में आज़ादी के नारे लगाने वालों को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो जादवपुर विश्वविद्यालय भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा। घोष ने रविवार 20 अगस्त की शाम को उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए इस मामले को लेकर वाम छात्र संगठनों की आलोचना की, जिसके बाद घोष का यह वीडियो कल सोमवार 21 अगस्त को वायरल हो गया। इस वीडियो में उन्हें कहते सुना जा सकता है कि हमने कश्मीर में शांति सुनिश्चित की है, हम एक दिन जादवपुर विश्वविद्यालय में भी सामान्य स्थिति वापस लाएंगे। जहां भी राज्य विरोधी तत्वों ने सिर उठाया है, हमने उन्हें अपने जूते के नीचे कुचल दिया है। जेएनयू परिसर में जो लोग आज़ादी के नारे लगाते थे, हमने उन्हें आज़ाद यानी मुक्त कर दिया। वहीं अब बीजेपी नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अपने ऐसे बयानों से पार्टी के आलाकमान का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बयान की निंदा करते हैं। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर 2 विधानसभा सीटों यानी गजवेल और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने केसीआर के 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस और बीजेपी ने कहा कि केसीआर का 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला उनकी असुरक्षा को दर्शाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि जो नेता इतने सारे उम्मीदवारों को जिताना चाहता है वह 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब है कि चंद्रशेखर राव को दृढ़ विश्वास है कि वह उनमें से एक सीट पर हार जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि राव का 2 सीटों से चुनाव लड़ना उनके डर और असुरक्षा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है और उसे आदिवासियों और अनुसूचित जातियों सहित सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है। साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस बीच खबर है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनाव के लिए अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीआरएस के इस फैसले को उनके सहयोगियों ने आत्मविश्वास का प्रतीक बताया और कहा है कि केवल 7 सिटिंग विधायकों को छोड़कर सभी को फिर से टिकट दिया गया है। सत्ताधारी बीआरएस ने सोमवार 21 अगस्त को राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 115 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें अभी तक केवल 7 सिटिंग विधायकों को टिकट काटा गया है। कल सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए बीआरएस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हमारा अनुमान है कि हम 95 से 105 सीटें जीतेंगे, केवल विधायक ही नहीं सांसद सीट भी। हम 17 लोकसभा सीट जीतना चाहते हैं। वहीं पार्टी नेताओं के हवाले से एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहला कदम बढ़ाने का लाभ इससे भी मिलेगा। 2018 में भी पहले घोषणा का फायदा हुआ था और पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी। एनडीटीवी से वरिष्ठ बीआरएस नेता बी विनोद ने कहा कि भले ही किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी या सत्ता विरोधी लहर हो, लेकिन तेलंगाना के लोग केसीआर और विकास और कल्याण के बीआरएस मॉडल के लिए वोट करेंगे। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को नाबालिग से रेप के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने सस्पेंड कर दिया है और साथ ही दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोपी और उसकी पत्नी को कल सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस निलंबित अधिकारी पर अपने मृत दोस्त के नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से सामने आया है। आरोपी ने कथित तौर पर 2020 और 2021 के बीच पीड़िता से बार बार बलात्कार किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक बलात्कार करता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी ने भी कथित तौर पर उसकी मदद की। पुलिस ने कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 2F 506 509 323 313 120 B और 34 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अगस्त सुबह 7 बजे दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था कि पीएम मोदी आज सुबह 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे, जहां वह मंगलवार 22 अगस्त से शुरू हो रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
बता दें कि पीएम की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर होगी और यह सम्मेलन 24 अगस्त को समाप्त होगा। विनय क्वात्रा ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ग्रीस जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत से एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी साउथ अफ्रीका जाएगा। ये प्रतिनिधि मंडल बिजनेस ट्रैक्स मीटिंग्स, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स महिला बिजनेस अलायंस और ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठकों में भाग लेगा। क्वात्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 सालों तक ब्रिक्स की मीटिंग वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। महामारी के बाद यह पहला मौका है जब ब्रिक्स समिट इन पर्सन समिट होगी। इस बार के मानसून की बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को राहत दी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए कुदरत का कहर बनकर बरपी है। वहीं अब मानसून के दौरान लोकप्रिय पर्यटन स्थलों वाले हिल स्टेशनों में भारी तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। साथ ही तबाही के कारणों की जांच करने पर भी सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। अध्ययन के लिए कमेटी बनाने पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित सभी 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों, हिल स्टेशनों, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, बड़े टूरिस्ट क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का संकेत दिया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी और कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव के साथ आने का निर्देश दिया है कि पैनल में कौन कौन विशेषज्ञ हो सकते हैं और संदर्भ की शर्तें क्या हो सकती हैं। बता दें यह मुद्दा पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार राघव ने उठाया था, जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों और उसके आसपास अनियोजित बुनियादी ढांचे के विकास की शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए फंडिंग की जा रही है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि सीपीआईएम समर्थित छात्र संघ यादवपुर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के छात्र की हाल ही में हुई मौत के मामले में संलिप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की शत्रुता के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि देश में समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए धन खर्च किया जा रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कुछ अल्पसंख्यक नेताओं का वित्त पोषण कर रही है। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीपीआईएम और कांग्रेस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यादवपुर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के छात्र की कथित तौर पर रैगिंग की वजह से हुई मौत के मामले में कहा कि हमें यादवपुर विश्वविद्यालय पर गर्व है, लेकिन माकपा समर्थित छात्र संघ नवांगतुक छात्र की मौत में संलिप्त है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार का कार्यकाल महज 6 महीने का बचा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।